भारतीय लोकतंत्र पर काला काला धब्बा लगाने वाला ये काला काला वीडियो आपको याद है कि नहीं। इस काले वीडियो में काली काली जली हुई नोटें थीं। कहा गया कि करोड़ों रुपए जलकर खाक हो गए, कुछ पूरे जल गए, कुछ आधे जले, मगर आधा जलकर भी इन नोटों की गड्डियों ने भारतीय न्यायपालिका की साख को पूरा जला दिया। और इन सब के बीच आरोप ये लगा कि करोड़ों का केस दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का है, क्योंकि उन्हीं के घर में मिला था। अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने जांच समिति को पत्र लिखकर कहा है कि जांच वाली कार्यवाही से भी खुद को अलग कर रहे हैं। याद करिए, अभी हाल ही में हमने बताया था कि कैसे भ्रष्टाचार के मामलों में फंसने पर लगभग हर बार रिमूवल से बचने के लिए मिलाड़ लोग इस्तीफा दे देते हैं और फिर पोस्ट रिटायरमेंट जितनी भी सुविधाएं होती हैं, पेंशन से लेकर सब कुछ मिलता रहता है, वहां कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता। सवाल है कि क्या जस्टिस वर्मा ने भी वही तरीका अपनाया है? इस पर तो चर्चा करेंगे ही। इस सवाल का जवाब भी ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या इस्तीफा देकर जस्टिस वर्मा ने अपना ही नुकसान करवा लिया है। अब तक पुलिसिया कार्रवाई से बच रहे थे, क्या अब नहीं बच पाएंगे? क्या इस्तीफा स्वीकार होने के बाद भी जांच होगी या होनी चाहिए? क्योंकि जस्टिस वर्मा बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और तो और अपने पत्र में उन्होंने जो जो बातें लिखा है वो सब चौंकाने वाली है। जांच समिति पर भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतिहास इस अन्याय को दर्ज करेगा। तो जस्टिस वर्मा के मामले पर पूरी कहानी एकदम आसान भाषा में समझेंगे। जजों के रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है, क्यों होता है, अब तक कितना हुआ, और इस मामले में कैसे जस्टिस वर्मा सही हो या गलत, लेकिन भारत की न्यायपालिका के भीतर की एक बहुत बड़ी सड़ांध बाहर आ गई है। चिंता की बात यह है कि इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही और उसको ठीक करने का कोई रास्ता भी नहीं निकाला जा रहा है। वीडियो में बहुत सारी जानकारी भी आपको मिलेगी और राजनीतिक षड्यंत्रों समेत तमाम तरीके के चक्रव्यूह की चर्चा न्यायपालिका के भीतर चल रही है। कुछ की चर्चा करेंगे, बहुत कुछ की चर्चा नहीं करेंगे। बाकी आप समझ गए होंगे कि काहे नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। शेयर जरूर किया करिए और कमेंट भी किया करिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। तो इस चैनल का साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं पहले पिछले साल की सबसे चर्चित कहानियों में से एक को हल्का सा याद कर लेते हैं। 14 मार्च 2025 के शाम को जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी वहां पहुंचे तो उन्हें कथित तौर पर बेहिसाब नकदी प्राप्त हुई। बताया गया कि उस समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे। जब आग लगी तो घर पे केवल उनकी बेटी और वृद्ध माताजी ही मौजूद थीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वीडियो भी जारी किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा, नोटों के बंडल जल रहे थे। इसके बाद जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। हालांकि उन्होंने कभी भी इन आरोपों को स्वीकारा नहीं, बल्कि हर बार साजिश का नाम देते रहे और आज भी साजिश करार दे रहे हैं। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने आंतरिक जांच शुरू किया। 3 सदस्यीय समिति बनाया। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा से कहा कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर रिमूवल की प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस खन्ना ने इन्हें हटाने के लिए रिपोर्ट तैयार किया और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया। जस्टिस वर्मा के आरोपों के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल हाईकोर्ट उन्हें भेज दिया गया, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। इलाहाबाद वालों ने भी विरोध किया कि हमारे यहाँ काहे भेज रहे हो। आगे की कार्रवाई लंबित रहने तक इनके न्यायिक कार्य को भी रोक दिया गया। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए फिर से 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया और उसके बाद इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मगर इसके पहले की एक और बड़ी घटना को याद करिए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने लगातार लगभग हर मंच पर जस्टिस वर्मा केस को उछाला। बार बार जजों को मिलने वाली इम्यूनिटी की चर्चा की और तो और उन्होंने बार बार यह भी सवाल उठाया कि आखिर दिल्ली पुलिस इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं करती है, एक्शन क्यों नहीं होता। लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के कंट्रोल में है और जगदीप धनखड़ बार बार दिल्ली पुलिस को निशाना बना रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है
कि गृहमंत्री अमित शाह को ही इनडायरेक्टली घेर रहे हैं और बाद में पता चला कि धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। यानी कहां तो जस्टिस वर्मा के पीछे पड़े थे, अपनी ही कुर्सी चली गई, वो भी चुपचाप महीनों तक खामोशी रही। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि जस्टिस वर्मा मामले को उन्होंने पहले ही पकड़ लिया राज्यसभा में, इसीलिए उनको सजा के तौर पर हटाया गया। बाद में जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन राहत नहीं मिली, प्रक्रिया चलती रही। आपको बता दें कि हाई कोर्ट जज के रिमूवल के लिए संविधान के आर्टिकल 217 में प्रावधान है और रिमूवल की प्रक्रिया आर्टिकल 124(4) में दी गई है, जो कि लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की जैसी ही है। इस रिमूवल के मोटा मोटी दो आधार होते हैं। पहला सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी यानी अयोग्यता या असमर्थता। हाईकोर्ट जज के रिमूवल के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसद, राज्यसभा में कम से कम 50 की सहमति जरूरी है। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष तय करते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं। 3 सदस्यों की कमेटी बनती है, जांच होती है। आरोप सही पाए गए तो दोनों सदनों में वोटिंग होगी। उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत जरूरी होता है और अंत में राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी कठिन इसलिए बनाई गई ताकि जज स्वतंत्र रहकर काम कर सकें, सरकार और राजनीति के दबाव में ना आए। लेकिन इसका एक दूसरा इफेक्ट भी हो जाता है कि जो गड़बड़ वाले हैं जज साहब लोग, वो भी बचे रह जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि आज तक किसी भी जज को ऐसे मामले में हटाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि अब तक कम से कम 8 से 10 मामलों में प्रक्रिया शुरू हुई, कभी शुरुआत में ही रुक गई, कभी बहुत दूर तक गई, लेकिन एक भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। पहला मामला था जस्टिस सी रामास्वामी का। जांच में दोषी पाए गए लेकिन लोकसभा में वोटिंग फेल हो गई, हटाए नहीं गए। दूसरा मामला था जस्टिस सौमित्र सेन का। राज्यसभा से इंपीचमेंट पास कर दिया गया लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा के साथ ही प्रक्रिया खत्म हो गई। एक मामला था जस्टिस दिनकरन का। रिमूवल की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन इस्तीफा दे दिया, केस खत्म हो गया। जस्टिस नागार्जुन रेड्डी का मामला भी था। सांसदों ने मोशन दिया लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ मामलों में तो दोष साबित नहीं हुआ और कुछ में साबित होने के बाद भी इस्तीफा देकर जज साहब लोग बच गए। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इस्तीफा देने के बाद इन्हें रिटायरमेंट के बाद वाली सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। उन चीजों को रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यानी जम के भ्रष्टाचार करते रहिए, करोड़ों अरबों का माल कमाते रहिए, दबाते रहिए, चबाते रहिए। पकड़े भी गए तो क्या होगा? बुढ़ापा तो सुरक्षित है ही, पेंशनवा तो मिलवे करेगी। राष्ट्रपति को दिए अपने इस्तीफे में जस्टिस वर्मा ने लिखा है कि मैं आपके कार्यालय पर बोझ नहीं डालना चाहता। गहरे दुख के साथ मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। हालांकि आपको बता दें कि वीडियो शूट होने तक राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन पूरे सिस्टम को समझते हुए इस बात की आशंका सबसे ज्यादा है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति को इस्तीफा देने के बाद जस्टिस वर्मा ने न्यायाधीश जांच समिति से भी अपना नाम वापस ले लिया और इसमें उन्होंने जो लिखा है वो आप सभी को ध्यान से सुन लेना चाहिए। जस्टिस वर्मा ने समिति को लिखे अपने पत्र में कहा है कि इतिहास मेरे साथ हुए अन्याय को याद रखेगा। उन्होंने कहा है कि बार बार मेरे अनुरोध करने के बाद भी इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को, जो कि पूरी घटना पर प्रकाश डाल सकता था, मुझसे छुपा कर रखा गया। मुझे एक कॉपी तक नहीं दी गई। जस्टिस वर्मा की बातों का सार यह है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी, पूर्वाग्रह से भरी हुई थी। मुझे अपनी बात रखने का सही मौका नहीं मिला। नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ। मुझे सबूत नहीं दिखाए गए। मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू से ही चालू कर दिया गया। मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया, यानी जांच का नतीजा पहले ही तय कर लिया गया था। यानी हाईकोर्ट के एक जज का कहना है कि उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और जांच करने वाले पहले से मन बना चुके हैं कि करना क्या है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि ऐसी स्थिति में इस जांच में शामिल होना निरर्थक है, इसलिए मैं इससे अलग हो रहा हूं। जस्टिस वर्मा ने बाकायदा 13 पन्ने का पत्र कमेटी को लिखा है और बहुत सारी बातों को इसमें शामिल किया है। बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जांच निष्पक्ष नहीं चल रही है, इसलिए मैं इस जांच से अलग हो रहा हूं। जस्टिस वर्मा का कहना है कि गवाहों से पूछताछ उनकी अनुपस्थिति में हुई। गवाहों से जिरह करने का मौका भी इन्हें नहीं दिया गया। समिति के सामने 54 गवाह पेश हुए, उनमें से 27 को बिना किसी स्पष्टीकरण के ही हटा दिया गया। जिन गवाहों को हटाया गया उनमें से कई ऐसे थे जिनकी गवाही जस्टिस वर्मा के प्रति प्रतिकूल नहीं थी, यानी उनकी गवाही जस्टिस वर्मा के कहीं न कहीं पक्ष में थी। इनका कहना है कि जिन गवाहों को हटाया गया उनकी गवाही से घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सकती थी, लेकिन उन गवाहों को हटा दिया गया और जो सबूत पेश किए गए वो तीनों आरोपों में से किसी पर भी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह की कार्यवाही में निर्धारित किया जाता है कि क्या कोई न्यायाधीश पद से हटाने के लिए योग्य दुर्व्यवहार का दोषी है। ठोस मामला स्थापित किया जाता है, तभी न्यायाधीश पर बचाव पक्ष के सबूत पेश करने का भार दिया जाता है, लेकिन यहाँ ये सब किया ही नहीं गया। कुल मिलाकर
भारत में हाईकोर्ट के जज का आरोप है कि उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा है, यानी गलत हो रहा है। और जस्टिस वर्मा ने अब इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर दो तरह की चर्चा है। एक तो ये कि इस्तीफा देकर संसद में पेशी से बच गए और ज्यादा होने वाली छीछा लेदर से बच गए, सवालों से बच गए, जांच से बच गए। क्या सिस्टम ने उन्हें बचा लिया? और दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस्तीफा देने के बाद जजों को जो इम्यूनिटी मिली होती है, यानी उनके खिलाफ पुलिस या कार्रवाई मुकदमा नहीं हो सकता, कार्रवाई करने से पहले चीफ जस्टिस से अनुमति लेनी पड़ती है, अब वो इम्यूनिटी नहीं रह जाएगी। अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। मगर समझने वाली बात यह है कि यदि सिस्टम सरकार मुकदमा चलाना चाहेगी तब तो चलाएगी। यदि सोच समझकर प्लान के तहत इस्तीफा दिया गया है या करवाया गया है, तब तो मुकदमा चलने से रहा, पुलिस या कार्रवाई होने से रही। अब जस्टिस वर्मा का जो होगा वो तो वक्त बताएगा। हालांकि होने जैसा कुछ लग नहीं रहा है, मगर सवाल ये है कि क्या ये राज कभी खुलेगा कि पैसा आखिर किसका था? मामला 10-20 हजार रुपए का नहीं है, करोड़ों की गड्डियों का है। आखिरकार करोड़ों का कैश एक हाई कोर्ट के जज के घर में कैसे आ सकता है? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी? सवाल है कि क्या इस स्थिति के बाद उसकी जांच, यानी इस इस्तीफे के बाद उसकी जांच को रोक दिया जाएगा? क्योंकि जज साहब ने अपने आप को अलग कर लिया है। ध्यान रखिए, यदि यह देश सच में भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है तो फैक्ट फाइंडिंग टीम अपना काम पूरा करेगी, यानी जो कमेटी बनाई गई है जांच के लिए वो अपना काम पूरा करेगी। और यदि भ्रष्टाचार का पोषण करना है तो इस इस्तीफे की मंजूरी के साथ ही जांच को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि इस मामले में सवाल इतना बड़ा नहीं है कि एक जज के घर पर जला हुआ कैश मिला, सवाल इससे कहीं बड़ा है कि ये पैसा किसका था। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब खुद बार बार जस्टिस वर्मा आरोप लगाते हैं कि ये पैसा उनका नहीं है। अगर उनका नहीं है तो किसका है? जिसका है उसने जस्टिस वर्मा को फंसाने का प्रयास क्यों किया, और प्रयास क्या वो तो सफल हो गया। यदि किसी ने फंसाया है तो सवाल है कि हाई कोर्ट के एक जज को, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक के नामी गिरामी जजों के रिश्तेदार भी हैं, जिनके पिता भी हाई कोर्ट जज रह चुके हैं, यानी इतने पावरफुल व्यक्ति को भी अगर कोई फंसा ले रहा है, घर में करोड़ों का कैश रखवा के जलवा दे रहा है, तो सोचिए कि फंसाने वाला कितना पावरफुल होगा। सवाल है कि यदि जस्टिस वर्मा के आरोपों को सही माना जाए कि किसी ने पैसे रखकर फंसाया है, उनका पैसा नहीं है, तो फिर वो कौन है? आखिर जस्टिस वर्मा को तो इतना अंदाजा होगा ही कि कौन लोग हैं जो उनसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह से करोड़ों रुपया जस्टिस वर्मा को बदनाम करने और फंसाने के लिए फूंक सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जज के इस्तीफे से जांच नहीं रुकनी चाहिए? जांच तो पूरी होनी चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि पैसा किसका था। पहले दिन से बार बार जस्टिस वर्मा ये बात कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। यहाँ आप अपने दिमाग में दो चीज़ों को रखिए, दो पॉइंट्स को रखिए। एक तो ये कि ये पैसा जस्टिस वर्मा का ही है, भ्रष्टाचार की कमाई है। तो सवाल ये बनता है कि उनके खिलाफ जोरदार कार्रवाई क्यों नहीं? चीफ जस्टिस की अनुमति से इनके खिलाफ एक्शन और सजा क्यों नहीं? क्या जज हैं इसलिए बचा लिया जाएगा केवल इस्तीफे के आधार पर, और इस्तीफा देकर साथ खून माफ हो जाएगा? और दूसरा बिंदु ये रखिए दिमाग में कि यदि इन्हें फंसाया गया, किसी और ने पैसे रखकर फंसा दिया, तो भी क्या जांच को बंद करके फंसाने वाले को बचा दिया जाएगा? क्या जस्टिस वर्मा ये चाहते हैं कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाए और जांच बंद हो जाए? क्या वो नहीं चाहते कि फंसाने वाला पकड़ा जाए? सोचिए, अगर हाई कोर्ट के जज को इस तरह से कैश रखकर फंसाया जा सकता है तो फंसाने वाला किसको छोड़ेगा? वो किसको नहीं फंसा सकता है? इस तरह से तो फंसाने वाला एक उदाहरण देकर बाकी जजों को टॉर्चर करेगा, ब्लैकमेल कर सकता है, कहेगा कि वर्मा जी को याद करो, कैश रखवा के उनको बदनाम कर दिए, पूरा करियर की तहस नहस कर दिए, तुमको भी करवा देंगे, हमारी बात मानो। जस्टिस वर्मा जो बार बार दोहरा रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया, जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, फिर क्या वो नहीं चाहते कि उनको फंसाने वाला पकड़ा जाए? वो लोग पकड़े जाएं जिन्होंने एक हाई कोर्ट जज को इस तरह से बदनाम करवाया, फंसाया और इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। सोचिए, ये कितना बड़ा और गंभीर सवाल है कि क्या इस देश को कभी पता चलेगा कि ये करोड़ों रुपया किसका था जो जस्टिस वर्मा के घर में जला हुआ मिला? आखिर इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? पुलिस ने कोई जांच क्यों नहीं किया? यहाँ एक सवाल और निकलता है कि माना जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुमति लेनी थी, तत्काल कुछ नहीं किया गया, लेकिन बाद में तो हो सकता था, यानी बाद में तो पुलिस कार्रवाई हो सकती थी। और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर जस्टिस वर्मा को यह लग रहा था कि किसी ने फंसाया है तो इन्होंने पुलिस जांच की डिमांड क्यों नहीं किया? एफआईआर वगैरह कराना चाहिए था कि कोई फंसा रहा है, क्योंकि बुढ़ापे में नाम खराब हो गया भाई। फिर भी जस्टिस वर्मा की तरफ से फंसाने वाले लोगों के बारे में कोई स्पष्ट बातें सामने नहीं आई। 1 साल से लगातार अपने आप को निर्दोष होने का दावा कर रहे थे और अब अचानक से इस्तीफा दे दिया। अभी इस्तीफा देने की जरूरत क्या पड़ गई? जब पिछले साल तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि इस्तीफा दे दीजिए, तब तो नहीं दिया और अब अचानक से इस्तीफा। सवाल है कि देश में जजों को जवाबदेह कौन ठहराएगा? सवाल यह भी है कि अगर पावरफुल लोग देश के जजों को भी फंसा सकते हैं
तो आम लोगों का क्या होगा, नेताओं अधिकारियों का क्या होगा। इस केस में इधर कुआं उधर खाई है। अगर हम मान लें कि जस्टिस वर्मा गलत है, तब भी कार्रवाई क्यों नहीं, सजा क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं, इतने लंबे समय से ये सब कुछ इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है और इस्तीफा अब काहे हो रहा है। और यदि मान लें कि वो सही हैं, उन्हें फंसाया गया, तब भी जांच क्यों नहीं, फंसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। करोड़ों का कैश जल गया, भ्रष्टाचार से लेकर नोट के बर्बाद होने तक का मामला है और इतना सारा कैश यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है। अगर इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़े बड़े नेताओं को लपेटा जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जेल भेजा जा सकता है, तो फिर जज साहब के खिलाफ इनके मामले में जांच क्यों नहीं कर सकती थी ईडी। इस केस में सैकड़ों सवाल हैं, लेकिन अब तक किसी भी सवाल का जवाब मिला नहीं है। और अब सवाल ये निकलता है कि क्या इस्तीफा स्वीकार करके सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। क्या इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि धीरे धीरे लोगों के दिमाग से ये बात निकल जाए और फिर चुपके से इस्तीफा लेके दे के मुद्दा गायब कर दिया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में पूरी जांच नहीं होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होना चाहिए। वैसे अमृत काल चल रहा है भाई, यहाँ दूध को पानी और पानी को दूध होने में वक्त नहीं लगता। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा टन से। जय हिंद।